हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग फ्लूइड से रिलेटेड एनटीएससी स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा वंस अगेन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी पढ़ना बेटा ज़रूरी होता है, तभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे और तभी वो क्लैरिटी से समझ में आएंगे आपको। तो इसको करने से पहले एक बार फ्लूइड का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, ये मेरा हमेशा से सजेशन रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 2 थिन सर्कुलर डिस्क of radius 3 centimeter and 4 centimeter respectively are placed separately at the bottom of the vessel containing water। ठीक है। The ratio of the thrust acting on them। देखो बेटा, होता क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होगा। ठीक, इससे हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो थ्रस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, क्योंकि प्रेशर क्या है, सेम रहेगा। तो प्रेशर विल बी सेम। आप पूछेंगे सेम क्यों होगा सर? क्योंकि देखो बेटा, प्रेशर बॉटम ऑफ द लिक्विड पे है, तो वहाँ पे दोनों सर्कुलर डिस्क के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, जो कि HDG होगा। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था थ्योरी की क्लास के अंदर, जहाँ पे प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल बराबर HDG होता है ना। तो प्रेशर सेम है, इसीलिए थ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर। तो थ्रस्ट ऑफ फर्स्ट अपॉन थ्रस्ट ऑफ सेकंड बराबर एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T1 अपॉन T2। अब A1 एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है ना। तो इनका रेडियस का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब T1 और T2 बराबर पाई से पाई, तो देखो बेटा कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9:16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:16। ये वाला आंसर करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? तो ये हमने सॉल्यूशन किया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? When a body is immersed in a liquid। बेटा जब कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक शब्द को बहुत ही सावधानी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वहीं पे सारा आंसर छुपा होता है। When a body is immersed in a liquid, the buoyant force यानी कि अपथ्रस्ट की बात कर रहा है, that acts on the body will be। अपथ्रस्ट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है बेटा? वर्टिकली अपवर्ड होती है। हॉरिजॉन्टली राइट साइड नहीं होगी, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड नहीं होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लगता है। तो बेटा आंसर होगा वर्टिकली अपवर्ड। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ बीकर व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट्स देन लेवल ऑफ द वाटर इन बीकर। बेटा एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आइस बीकर में वाटर रखा हुआ है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, वाटर पे फ्लोट कर रही है, तो बेटा आइस के मेल्ट करने से वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर आइस वाटर पे फ्लोट कर रही है तो उसके मेल्ट करने से वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आइस मेल्ट करेगी उसका वेट वही होगा जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, इसीलिए वो वहां पे वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आइस वाटर पे फ्लोट नहीं कर रही है, किसी और लिक्विड में फ्लोट कर रही है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो वहां पे लेवल राइज करेगा। बेटा ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आइस लिक्विड में फ्लोट कर रही है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तब लेवल राइज करेगा। लेकिन अगर आइस वाटर में फ्लोट कर रही है तो उस कंडीशन में लेवल रिमेन्स दी सेम। ये आंसर करेक्ट रहेगा। ये ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ बीकर। व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट्स देन लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर रिमेन्स दी सेम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। बेटा अब थ्रस्ट नेचुरल सी बात है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं करेगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से मतलब है। ठीक है, लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर अब थ्रस्ट होगा, क्योंकि जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसी के वेट के बराबर, जो कि डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आइए, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। बेटा फोर्स कितनी है? 16 न्यूटन है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन वन सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर। तो बेटा एरिया ऑफ क्या? एज या एरिया ऑफ वन सरफेस। ए मतलब पूरा ही लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज करोगे। तो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब बेटा कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बेटा एरिया हो जाएगा 8 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 की पावर ऑफ -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ये स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। फिजिक्स में हमेशा SI यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि फोर्स न्यूटन में दे रखी है तो एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 8 सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 64 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब कह रहा है द प्रेशर ऑन दिस सरफेस। तो प्रेशर बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये हो जाएगा 16, एरिया हो गया 64 इंटू 10 की पावर -4, ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 16 अपॉन 64 और ऊपर हो गया 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 10,000 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्रेशर हो जाएगा 2500 पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। तो अभी तो फिलहाल हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे, है ना, और यही ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं जिसको हम पास्कल कहते हैं। बेटा ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बड़ी क्लैरिटी से थ्योरी क्लासेस में समझा दी हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि 2500 पास्कल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, लिख भी दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एट वॉट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। बेटा मैंने आपको बताया था कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये करेक्ट आंसर आपका होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है?
डेंसिटी ऑफ वाटर इज, कितना होता है बेटा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये करेक्ट आंसर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ध्यान रखिए ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है, सीजीएस यूनिट में वाटर की डेंसिटी 1 होगी, एसआई सिस्टम में, एमके सिस्टम में किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000 होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, 4 डिग्री पे। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी किसके बराबर होगी बेटा, फ्लोटिंग बॉडी का वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा, जो कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। ये आंसर करेक्ट होगा। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन बेटा, ये तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये तभी आपसे होंगे जब आपने थ्योरी क्लासेस अटेंड करी होगी। अरे तार फंस जाता है भाई, बड़ा इरिटेटिंग है तार, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस का इस तरह से ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो मैंने पीछे आइस का लिया था, है ना, और वाटर का लिया था। अब आप देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है। अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, वाटर में फ्लोट नहीं कर रहा है, तो यहां पे लेवल राइज होगा। ये करेक्ट आंसर होगा, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा, लिक्विड लेवल विल इंक्रीज, है ना। मैंने यही कंसेप्ट आपको सिखाया था कि अगर आइस लिक्विड में फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, वाटर से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में व्हाट विल हैपन टू द लिक्विड लेवल, तो वहाँ पे लिक्विड लेवल राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। दोनों तरीके से देख लिया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, ये ध्यान रखिए, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से करना जरूरी होता है। चलिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए शार्प नीडल ऑन द सरफेस इज मोर होगा, ओहो ये वाला आंसर होगा, यानी कि मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लंट नीडल। बेटा एरिया कम होगा ना, शार्प नीडल का एरिया कम होगा तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए शार्प नीडल चुभ जाती है लेकिन ब्लंट नीडल चुभती नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बेटा एसआई यूनिट पूछ रहा है, पास्कल होता है ना, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, जो कि पास्कल होगा। बाकी तो भी यूनिट हो गई, एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर भी यूनिट होती है, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूनिट होती है, mm ऑफ hg भी यूनिट होती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एसआई यूनिट। ये ध्यान रखिए, the pressure exerted by the liquid of density d at depth h is given by ये है HDG, ये वाला आंसर होगा, h हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। मैंने डिराइव किया था बेटा ये रिलेशनशिप, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। बेटा थ्रस्ट वही होता है जो फोर्स की यूनिट होती है, और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, न्यूटन होता है। एसआई यूनिट मांग रहा है बेटा, ध्यान रखिए डाइन नहीं होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि एसआई यूनिट मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेशर कैनॉट बी मेजर्ड इन किलोग्राम वेट। इसमें मेजर नहीं किया जाता, ये एक्चुअली में फोर्स को कहते हैं किलोग्राम वेट, है ना। तो वहाँ पे ध्यान रखिए, ये प्रेशर की यूनिट ये 3 होती है, वो नहीं होती। तो प्रेशर किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा कैसे ऐड करता है, नॉर्मल टू दी सरफेस ऐड करेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर होगा।
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 1 पास्कल। मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर लिया है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये तो यूनिट से रिलेटेड हो गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। क्या होगा बेटा? प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द वेसल होता है, ठीक है। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, गलत है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो बेटा, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। डिक्रीजेज विद डेप्थ, गलत है, इंक्रीजेज विद डेप्थ होगा, है ना। तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द वेसल। ये करेक्ट हमने आंसर मार्क कर लिया। A piece of wood is held under water. The thrust on it is more than the weight of the wood. बेटा ये ध्यान रखिए, पीस ऑफ वुड वाटर के अंदर रखा गया है ना। तो जबरदस्ती आपने दबा के रखा है। जब दबा के रखोगे तो बेटा अब थ्रस्ट ज्यादा होगा ना, और जैसे ही अब थ्रस्ट ज्यादा होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो वुड पानी से बाहर आएगा, और एक हिस्सा पानी के ऊपर होगा और एक हिस्सा पानी के नीचे होगा। तब अब थ्रस्ट और वेट बैलेंस करेगा। लेकिन जब आपने उसको जबरदस्ती पानी के अंदर रखा हुआ, कह रहे ना हेल्ड अंडर वाटर, तो अब थ्रस्ट विल बी मोर देन द वेट। तभी तो वुड राइज करता है, डूबता नहीं है। पानी के अंदर आप उसको दबा के रखिए थोड़ी देर तक, उसके बाद छोड़ दीजिए तो वुड आएगा और सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा, बहुत ज़रा सा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, और लार्जली हिस्सा पानी के अंदर रहता है। लेकिन वो रहता तो है, तभी तो लकड़ी की नाव बनती है ना बेटा। तो ये हो गया मोर देन द वेट ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। बेटा अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को याद करिए, एक एक चीज कहता है। व्हेन ए बॉडी इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इसके बराबर होगा। ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब कई बार आपको क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, नहीं बेटा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी तो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि वो बॉडी अंदर पूरी तरीके से इमर्स्ड है कि पूरी तरीके से वो बाहर है। तो बाहर भी आ सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ पूरी बॉडी के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं आप थ्रस्ट, ठीक। वो तो डिपेंड करेगा कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उसके वेट के बराबर होता है एज पर द डेफिनेशन, ठीक। तो एसआई यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी की एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना, बी, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। बेटा रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी होता है ना। तो हमने यहां पे बताया था ना बेटा, आर डी बराबर रो अपॉन सिग्मा। रो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है और सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। तो ऊपर भी डेंसिटी की यूनिट होगी और नीचे भी डेंसिटी की यूनिट होगी, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी हो गई ना, तो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है। इसीलिए उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं और ये एक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया। 22 क्या कहता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 0.6, इट फ्लोट्स इन वाटर। बेटा मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, आर डी बराबर रो अपॉन सिग्मा होता है, ये बराबर वॉल्यूम इन अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। याद आ रहा है आपको? मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो वॉल्यूम इन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आर डी अगर 0.6 है
तो इसका मतलब वॉल्यूम इन इज इक्वल टू 0.6 अपॉन वी, है ना, 0.6, यानी कि ये वैल्यू, ये रेशियो किसके बराबर होगा, 0.6 के होगा, यानी कि वॉल्यूम इन बराबर 0.6 टाइम्स ऑफ वी हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि 60% वॉल्यूम इनसाइड वाटर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं कि अगर आर डी गिवन है, अब जैसे कि आइसबर्ग है, आइस की मान लीजिए आर डी 0.9 है, तो इसका मतलब उस आइसबर्ग का 90% वॉल्यूम पानी के अंदर होगा। ठीक है, जो भी आर डी की वैल्यू होगी उतना परसेंट पानी के अंदर उसका वॉल्यूम होगा। आर डी अगर 0.95 है तो 95% पानी के अंदर होगा, आर डी अगर 0.6 है तो 60% वॉल्यूम इनसाइड वाटर होगा। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड है। रिलेटिव डेंसिटी से 10.5, सिल्वर की आर डी 10.5 है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो सिल्वर की डेंसिटी निकालना है जो कि आर डी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, तो बेटा ये दोनों आके 10500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आंसर होगा। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ये 10,500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। रिलेटिवली देखा जाए तो उससे ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी, जो भी चीज़ें पॉसिबल होती हैं बेटा एनटीएसी के अंदर, जो क्वेश्चंस इस तरह के पूछे गए हैं स्टेज 1 में, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को करा दी हैं। बस आप लोगों को बस रिवाइज करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 2 pieces of metal when completely immersed in a liquid have equal upthrust on them। ठीक, तो इसका मतलब इक्वल अपथ्रस्ट आ रहा है बेटा। इक्वल अपथ्रस्ट का मतलब इक्वल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया या इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो अगर कंप्लीटली इमर्स्ड है, दोनों मेटल के पीस पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, तो दोनों ने इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, यानी कि बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, तभी वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा और तभी इक्वल अपथ्रस्ट होगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी मैंने इम्पॉर्टेंट समझ के आपकी प्रैक्टिस कराई है बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे और आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।